नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। यूपी पीसीएस प्री के 1991 से लेकर के 2023 तक के अब तक जितने भी पेपर्स हुए हैं उन सभी पेपर्स को विद एक्सप्लेनेशन इस चैनल के माध्यम से मैं आपको लगातार कवर करा रहा हूं। इस क्रम में 21 पेपर अब तक हम कवर कर चुके हैं और ये 22वां पेपर है। और ईयर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 2018 के यूपी पीसीएस प्री का पेपर आज हम डिस्कस करेंगे। जिस क्वेश्चन के नीचे अगर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दिखाई देती है तो आप ये मान करके चलेंगे कि पहले हमने जो 21 पेपर करे हैं उन पेपर्स में उस प्रश्न के बारे में पहले ही आपको जानकारी दी जा चुकी है। इसके साथ साथ क्योंकि ये पुराने पेपर हैं तो पुराने पेपर में कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी होते हैं जिनका वर्तमान समय में कोई भी महत्व नहीं होता। तो जो बिना महत्व के प्रश्न हैं उनको मैं ऑलरेडी यहाँ से हटा देता हूँ और जो प्रश्न ऐसे हैं जिनकी वर्तमान समय में भी प्रासंगिकता बची है उनको मैं यहाँ पर डिलीट नहीं करता हूँ। तो आप चीज़ों को समझते चलेंगे और आप ये मान करके चलेंगे कि यूपी पीसीएस प्री अगर आप देने जा रहे हैं या चाहे आप आरओ एआरओ का एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से प्री में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली इस सीरीज से देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में किस में प्रधानमंत्री मोदी ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत की थी? तो ये नेपाल में की गई थी। 11 मई 2018 को पीएम नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने संयुक्त रूप से रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में दो पवित्र शहरों जनकपुर और अयोध्या के बीच में एक सीधी बस सेवा को हरी झंडी दिखाई थी। पौराणिक कथा रामायण के अनुसार अयोध्या जो है वो भगवान राम की जन्मभूमि है और जनकपुरी जो है वो देवी सीता की जन्मभूमि है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग जो है वो निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा? चार ऑप्शंस दे रखे हैं, फैजाबाद, बस्ती, आजमगढ़, मऊ। तो इसमें से जो बस्ती है यहाँ से जो है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे नहीं गुजरेगा। बाकी फैजाबाद, आजमगढ़, मऊ इन सभी जगह से ये राजमार्ग जो है निकल करके जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश राज्य में एक निर्माणाधीन, ये उस टाइम पर निर्माणाधीन था, ठीक है। 6 लेन पहुंच नियंत्रित एक्सप्रेस वे है। ये लगभग 346.824 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे होगा। ये 9 जिलों से गुजरेगा और लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ने का काम करेगा। वे 9 जिले कौन कौन से हैं वे आप यहाँ से देखेंगे, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़ और मऊ। एक्सप्रेस वे लखनऊ से स्टार्ट होकर के कहाँ पे समाप्त होता है? ये गाजीपुर में समाप्त होता है, बस्ती से नहीं गुजरता है। एक्सप्रेसवे को वाराणसी आजमगढ़ राजमार्ग के साथ में एक अलग लिंक रोड के माध्यम से जोड़ा जाना है। संयुक्त राष्ट्र के ई गवर्नमेंट सूचकांक 2018 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? ये 2018 का सूचकांक था तो अभी उसको हम वर्तमान समय के हिसाब से अपडेट करते हुए चलेंगे। तो जो ई गवर्नमेंट सूचकांक है, ई सरकार सूचकांक है, तो 2022 का जो अब तक लेटेस्ट डेटा है वो रिलीज हुआ है। तो 2022 के सूचकांक में भारत का स्थान 192 देशों में 96वां है, ये आप याद रखेंगे। निम्नलिखित राज्यों में कौन मई जून 2018 में निपाह वायरस बीमारी के प्रकोप के कारण चर्चा में था? तो ये निपाह वायरस बीमारी जो थी ये केरला में आई थी मई जून 2018 में। भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय जून 2018 में प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा किस नगर में राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो ये नई दिल्ली में समर्पित किया गया। इसके बाद में आता है वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2018। तो 2018 का डाटा आपको याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है 2023 का डाटा जो मैंने नीचे ऑलरेडी अपडेट कर रखा है। हाल ही में जारी किए गए वैश्विक शांति सूचकांक या ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत को जो स्कोर मिला है वो है 2.314 और 163 देशों को इस इंडेक्स में शामिल किया गया है, जिसमें से भारत की रैंकिंग जो है वो 2023 में 126वीं है। 2022 में भारत की रैंकिंग इस इंडेक्स में 128वीं थी। इसे ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है, इसका नाम आप याद रखेंगे, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इकोनॉमिक्स एंड पीस ये एक ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक है, इसके द्वारा ही ग्लोबल पीस इंडेक्स के जो आंकड़े हैं वो हर साल जारी किए जाते हैं। 15वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2019 में किस शहर में आयोजित होगा? पुराना क्वेश्चन है, पुराने डाटा को छोड़िए, नया जो डेटा है वो मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में 3 दिवसीय 17वें प्रवासी भारतीय दिवस जो कि 9 जनवरी 2023 को मनाया गया था। तो क्योंकि ये 17वां प्रवासी दिवस की बात हो रही है, ये जनवरी 2023 का डेटा है। सम्मेलन और स्वतंत्रता संग्राम में प्रवासी भारतीयों के योगदान पर एक डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने एक स्मारक टिकट जो है जारी किया जिसका नाम था सुरक्षित जाएं प्रशिक्षित जाएं। 9 जनवरी को पीबीडी के रूप में चुना गया क्योंकि इसी दिन वर्ष 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। तो ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है, पीबीडीसी को कह रहे हैं हम संक्षेप में, ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी के दिन ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौट करके आए थे।
वर्ष 2003 से प्रवासी दिवस मनाने की शुरुआत की गई, लेकिन वर्ष 2015 में इसको संशोधित किया गया और इसको हर 2 वर्ष पर मनाने का निर्णय लिया गया। तो आपको जो डेटा याद रखना है वो 2023 का डेटा याद रखना है। 9 जनवरी 2023 को जो है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। इसकी थीम भी आपको पता होनी चाहिए। तो थीम है इसकी प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। ठीक है। 4 जुलाई 2018 से धान का जो पर क्विंटल एमएसपी है 2018-19 के दौरान, क्योंकि ये 2018 का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये आपको याद नहीं रखना है। अभी वर्तमान में धान का जो एमएसपी है 2023-24 के लिए, सामान्य धान के लिए वो 2183 रुपये पर क्विंटल है। और जो ग्रेड ए का धान होता है उसका एमएसपी 2023-24 के लिए सरकार के द्वारा क्या निर्धारित किया गया है, 2203 रुपये पर क्विंटल। निम्न में से किसने वर्ष 2018 के मैग्सेसे पुरस्कार को जीता? पुराना क्वेश्चन है, इसको आज के समय के हिसाब से मैंने ऑलरेडी अपडेट किया है। 2023 का जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो रवि कन्नन को दिया गया है और उन्हें ये पुरस्कार जन केंद्रित तथा गरीबों के कल्याण, देखभाल करने वालों के लिए निःशुल्क उपचार, भोजन, आवास और रोजगार की सुविधा हेतु कार्यक्रमों के माध्यम से असम में कैंसर के उपचार में क्रांति लाने के लिए प्रदान किया गया। तो रवि कन्नन का नाम आप 2023 के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के संदर्भ में याद रखेंगे। निम्न में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? तो वाजनसेयी संहिता जो है ये शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। वाजनसेयी संहिता के अंतिम खंड में लोकप्रिय ईसावास्य उपनिषद है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न कथन कारण से जुड़ा हुआ है। कथन है भारत पर तुर्की आक्रमण जो थे वो सफल हुए थे और कारण दे रखा है क्योंकि उत्तर भारत में जो पॉलिटिकल यूनिटी थी वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की स्पष्ट रूप से व्याख्या कर रहा है। 12वें प्रश्न में कुछ मंदिरों के नाम दे रखे हैं। इन मंदिरों को आपको इनके निर्माण की समयावधि के आधार पर कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। पहला बृहदीश्वर मंदिर है, दूसरा गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर है, तीसरा महाबलीपुरम का तटीय मंदिर है और चौथा है सप्त पैगोडा है। तो इन चारों मंदिरों में से सबसे पहले जिस मंदिर का निर्माण हुआ था वो है सप्त पैगोडा। इसके बाद में महाबलीपुरम के तटीय मंदिर का निर्माण हुआ, फिर बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण हुआ और इन चारों में से सबसे अंत में बना था गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर। इन मंदिरों के बारे में जो अतिरिक्त जानकारी है उसे आप यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बृहदेश्वर मंदिर के बारे में। ये तंजौर में है और इसको चोल राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। बृहदीश्वर मंदिर को पेरुवदैयार कोविल के नाम से भी जाना जाता है। इसको 11वीं शताब्दी में राजा राज चोल प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोलपुरम नामक मंदिर का निर्माण कराया और जो तटीय मंदिर दे रखा है तमिलनाडु में, ये महाबलीपुरम में है। 1984 में इस मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। इसकी पिरामिड संरचना के कारण इसे 7 पैगोडा या सप्त पैगोडा का नाम दिया जाता है। तट मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा जो है स्टार्ट करवाया गया था। महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा मंदिर को 7वीं शताब्दी ईस्वी में बनाया गया। मंदिरों का निर्माण पल्लव शासकों द्वारा कराया गया। इन्हें मामल्लपुरम मंदिर या महाबलीपुरम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। 7 मंदिरों में से वर्तमान समय में केवल शोर मंदिर मौजूद है जिसे नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। बाकी के जो मंदिर हैं वो समय के साथ में धीरे धीरे क्या हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं। यह यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में भी है और 1984 में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, इसको यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है हाथी गुम्फा का जो अभिलेख है किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? कई बार ये प्रश्न अब तक रिपीट हो चुका है। ये खारवेल के बारे में जानकारी देता है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन मैं इसलिए नहीं रख रहा हूँ क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो इसके बारे में जो भी जानकारी है वो हमने पहले पढ़ ली है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन को एक को कथन ए कहा गया है, दूसरे को कारण आर कहा गया है। इसके आधार पर आपको अपना उत्तर चुनना है। कथन है 1946 में मुस्लिम लीग में कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति जो थी वो वापस ले ली थी। और कारण दे रखा है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग जो थी वो शामिल हुई थी। तो इसके आधार पर हम देखेंगे कि जो कथन है और कारण है वो दोनों सही हैं, लेकिन जो कारण दे रखा है वो कथन की स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं कर रहा है। स्पष्टीकरण हम व्याख्या की मदद से यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले मुस्लिम लीग की बात करते हैं। तो मुस्लिम लीग 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वैकल्पिक राजनीतिक समूह के रूप में स्टार्ट हुई थी। 1916 में मोहम्मद अली जिन्ना राष्ट्रपति चुने गए और प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 18 के बीच में चला था, उसके बाद में मुस्लिम लीग जो थी वो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत होम रूल लीग की वकालत करने के लिए कांग्रेस के साथ में जुड़ गई थी। मुस्लिम लीग के संस्थापक थे ख्वाजा सलीमुल्लाह, विकार उल मुल्क, सैयद अमीर अली,
सैयद नबीउल्लाह खान बहादुर गुलाम और मुस्तफ़ा चौधरी। ये मुस्लिम लीग से संबंधित जानकारी है। और दूसरा जो इसमें बात करी गई है कैबिनेट मिशन प्लान की, तो ये फरवरी 1946 में क्लीमेंट एटली की सरकार के द्वारा भारत भेजा गया एक उच्च स्तरीय मिशन था। मिशन में 3 ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इसका उद्देश्य ब्रिटिश से भारतीय नेतृत्व को सत्ता के हस्तांतरण पर विचार करना था। अंग्रेजों के पास जो भारत की सत्ता थी उसको भारतीय नेतृत्व को सौंपना था। इसके जो है विचार करने के लिए इसी के ऊपर ये कैबिनेट मिशन प्लान लाया गया था। वर्ष 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के बाद संविधान सभा के चुनाव हुए। इस चुनाव में कांग्रेस ने विधानसभा में बहुमत प्राप्त किया और मुस्लिम लीग ने मुस्लिम जो वोटर्स थे उनके बीच में अपना एक जो समर्थन था उसको मजबूत किया। मुस्लिम लीग ने सबसे पहले योजना को मंजूरी दी, लेकिन जब मुस्लिम लीग को ये पता चला कि संविधान सभा में कांग्रेस के पास में बहुमत है तो उन्होंने इस योजना को खारिज कर दिया। तो पहला कथन जो है इस हिसाब से सत्य हो जाता है। 29 जुलाई 1946 को मुस्लिम लीग ने मिशन योजना की अपनी स्वीकृति जो थी वो वापस ले ली और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा जो है मुस्लिम लीग के द्वारा कर दी गई थी। मुस्लिम लीग 1946 में 26 अक्टूबर 1946 को बनी अंतरिम सरकार में शामिल हो गई थी, इसलिए जो कारण है वो भी सत्य है। तो ये दोनों सत्य हैं, लेकिन इनका जो स्पष्टीकरण है, जैसे कारण को अगर हम कथन का स्पष्टीकरण माने तो वो स्पष्टीकरण जो है वहाँ पे सही नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर मध्यपाषाण कालीन पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो ये बागौर में मिले हैं। मध्यपाषाण काल की अगर बात करें तो इस काल में मनुष्य जो है वो पशुपालन करने लगा था। और पशुपालन का सबसे प्राचीन प्रमाण की अगर हम बात करें तो भीलवाड़ा स्थित बागौर नामक स्थान से प्राप्त हुआ है, जो ऑप्शन में दे रखा है। कौन सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। यहाँ कुछ स्थापत्य के नाम दे रखे हैं, जैसे अदीना मस्जिद, तो ये मांडू में नहीं है, तो पहला ही जो है यहाँ से गलत है। लाल दरवाज़ा मस्जिद जो है ये जौनपुर में है। दाखिल दरवाज़ा गौड़ में है। तीन दरवाज़ा अहमदाबाद में है। अदीना मस्जिद जो कि यहाँ पर सही से सुमेलित नहीं है, ये पश्चिम बंगाल के मालदा में स्थित है। वर्ष 1370 में इसे सिकंदर शाह के द्वारा बनवाया गया था। सिकंदर शाह इलियास शाही वंश का दूसरा सुल्तान था और यह भारतीय उपमहाद्वीप में बनने वाली सबसे बड़ी मस्जिद में से एक मानी जाती है। इसे दिल्ली के शासक फिरोज शाह तुगलक पर सिकंदर शाह की जीत के बाद में बनवाया गया था। यह मस्जिद दमिश्क की मस्जिद की योजना पर आधारित है, मतलब जो इसका वास्तु है, स्ट्रक्चर है, वो दमिश्क की मस्जिद के आधार पर जो है वो मस्जिद जो है बनाई गई है। लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर में है। इसे बीबी रजनी ने बनवाया था, जो सुल्तान महमूद सरकी की रानी थी, और वर्ष 1447 में इसका निर्माण हुआ। मौलाना सैयद अली दाऊद कुतुबुद्दीन को ये समर्पित थी और जौनपुर में ये एक मुस्लिम संत के रूप में जाने जाते थे। मस्जिद की जो वास्तुकला है वो लगभग अटाला मस्जिद के समान है। दाखिल दरवाज़ा की बात करते हैं, इसे संभवतः वर्ष 1311 में अलाउद्दीन हुसैन शाह ने बनवाया था। इसकी जो स्थापत्य शैली है वो इंडो इस्लामिक है। ठीक है, टेरोकेटा का इसमें यूज किया गया है। उनके द्वारा 12 सोना मस्जिद भी बनवाई गई थी। ठीक है, अलाउद्दीन हुसैन शाह के द्वारा। तीन दरवाज़ा अहमदाबाद में है। इसे सुल्तान अहमद शाह के द्वारा बनवाया गया था, जो अहमदाबाद के संस्थापक भी माने जाते हैं। ये शहर के सबसे लंबे और पुराने गेटवे में से भी एक है। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ध्रुवदास का संबंध भगत नामावली से है। नाभादास ने भक्तमाल की रचना की। उस्मान ने चित्रावली की रचना की। रसखान ने रसिक प्रिया की रचना नहीं की थी। रसखान सैयद इब्राहिम खान का उपनाम था, जिन्हें हम वर्तमान समय में रसखान के नाम से जानते हैं। इनका जो मूल नाम था वो था सैयद इब्राहिम खान। ये पश्तून मूल के कवि थे और बाद में ये जो है भगवान कृष्ण की भक्ति से जो है प्रभावित हो जाते हैं, उनके भक्त बन जाते हैं और अपने प्रारंभिक वर्षों में ये भगवान कृष्ण के अनुयायी बन गए। और गोस्वामी विट्ठल दास ने इन्होंने विट्ठल दास जो थे उनसे इन्होंने भक्ति मार्ग की दीक्षा ली थी। रसिक प्रिया जो है, जो ऑप्शन में दे रखी है, ये आचार्य केशव दास की प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, ये घटनाएं दे रखी हैं, इनको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। वैसे जितनी भी चीज़ें इसमें दे रखी हैं, चाहे हंटर आयोग की बात करें, सैडलर आयोग की बात करें, वुड के डिस्पैच की बात करें या सार्जेंट योजना के बारे में बात करें, ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये रिपीटेड क्वेश्चन बोल सकते हैं, अलग अलग स्थान पर ये सारी के सारी जो चीज़ें दे रखी हैं ये पूछी जा चुकी हैं। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं विस्तार से। हंटर आयोग ये 1882 में आया था। इसका गठन भारत की प्रारंभिक शिक्षा को सुधार करने के लिए जो है किया गया था। इसका एक अन्य उद्देश्य वुड डिस्पैच के कार्यान्वयन की जो विफलता थी उसकी जांच करना भी था। विलियम विल्सन हंटर इस आयोग के अध्यक्ष थे, जो भारतीय सिविल सेवा के सदस्य थे। इसका दूसरा नाम उच्च शिक्षा आयोग था। हंटर आयोग को
उच्च शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसकी नियुक्ति भारत के वायसराय लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी। सिफारिशों की बात करते हैं कि हंटर कमीशन की क्या क्या सिफारिश थी। सबसे पहली सिफारिश थी जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको प्रमोट करना, माध्यमिक शिक्षा में प्रगति करना, स्कूलों के लिए जो अनुदान सहायता है वो प्रदान करना और नैतिक और शारीरिक शिक्षा पर जोर देना। ये सिफारिशें थी हंटर कमीशन की। सैडलर आयोग की बात करते हैं, 1917 में बना। डॉक्टर माइकल सैडलर इस समिति के अध्यक्ष थे। इन्होंने शिक्षा के 10+2+3 जो कि अब तक चल रहा था, ठीक है, 10वीं+2 का मतलब 12वीं और उसके बाद में 3 साल का कोई भी ग्रेजुएशन प्रोग्राम, ये जो पैटर्न था, ठीक है, जो कि नई एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद में अब यहाँ से आगे के समय में चेंज हो जाएगा, तो ये जो अब तक पैटर्न चल रहा था ये इसी पर आधारित था। मुस्लिम लड़कियों के लिए पर्दा स्कूल स्थापित किए गए और इसने माध्यमिक और मध्यवर्ती शिक्षा के लिए अलग से बोर्ड की सिफारिश भी की। वुड डिस्पैच की बात करते हैं, 1854, चार्ल्स वुड जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में अंग्रेजी शिक्षा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे, इन्होंने लॉर्ड डलहौजी को एक प्रेषण भेजा था, इसी को वुड का डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। इन्होंने भारत में शिक्षा की नींव रखी। इन्होंने अपनी सिफारिशों में कला, विज्ञान, साहित्य, यूरोपीय दर्शन, इन सारी चीज़ों पर जोर दिया। शिक्षा की जो सार्जेंट योजना है 1944 में जो कि आई थी, तो जॉन सार्जेंट जो थे उनको 1944 में भारत में शिक्षा के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने के लिए जाना जाता है। इन्होंने पूर्व प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने की सिफारिश की। प्री प्राइमरी जो एजुकेशन होती है उसको बढ़ावा दिया गया। माध्यमिक विद्यालयों का उद्देश्य उन छात्रों को शिक्षा प्रदान करना था जो औसतन उत्कृष्ट और उच्च शिक्षा के लिए उत्कृष्ट योग्यता रखते थे। निम्नलिखित नेताओं में से कितने क्रांतिकारी जो संघ था, ये संघ नहीं है, संघ है, ठीक है, संगठन, संघ, अभिनव भारत, ये भी मतलब पूछा जा चुका है कई बार। अभिनव भारत की जो स्थापना करी थी वो विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा की गई थी। एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे इसीलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी बार अब तक पूछा जा चुका है। ये प्रश्न भी रिपीटेड है, अलग अलग समय में ये सारे के सारे जो विद्रोह हैं ये पूछे जा चुके हैं। यहाँ से आपको ये बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं। संथाल विद्रोह 1855, कोल विद्रोह 1831 और खासी विद्रोह 1829। अहोम विद्रोह जो था ये 1815 में नहीं हुआ था। इसकी समयावधि 1828 से लेकर के 33 तक है और व्याख्या मैंने इसलिए नहीं दी है क्योंकि इनके बारे में पहले मैं आपको बता चुका हूँ। निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो कुंचिकल जलप्रपात है, ये भारत का सबसे ऊंचा झरना है। कर्नाटक के शिमोगा जिले में वराही नदी पर ये जो है मौजूद है। ये लगभग 455 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जोग जलप्रपात की बात करेंगे तो ये शरावती नदी पर है, ये भी शिमोगा जिले में है, कर्नाटक में। इसकी ऊंचाई 253 मीटर है। रकीम कुंड जलप्रपात ये बिहार में स्थित है और गायघाट नदी से संबंधित है। और औसान नदी की एक सहायक नदी है गायघाट नदी, ये भी आप याद रखेंगे। इसकी ऊंचाई है 168 मीटर। केवती जलप्रपात के बारे में बात करें तो ये मध्य प्रदेश के रीवा जिले में है और ये जो है महाना नदी से संबंधित है। और महाना नदी जो है ये टॉन्स नदी की सहायक नदी है। 98 मीटर इसकी लंबाई है, नदी की नहीं, जलप्रपात की, और इसे केवती जलप्रपात भी कहा जाता है। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, ये कथन किससे संबंधित है आपको बताना। तो ये कोपेन ने कहा था, वनस्पति जलवायु की सही सूचक है। निम्नलिखित देशों में से किसमें पेम्पास, या इनको पंपा यहाँ पे लिख रहा है, पंपा भी कहीं कहीं पर लिखा जाता है, पंपास भी इसको कहते हैं, ये घास के मैदान है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये अर्जेंटीना के घास के मैदान है। रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में स्थित हैं। ज़्यादातर महाद्वीप के अंदरूनी क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। सर्दियों और गर्मियों में तापमान बहुत अलग अलग जो है देखने को मिलता है। वर्षा जो है लगभग इन स्थानों पर 25 से 75 सेंटीमीटर के आसपास होती है। इसमें वनस्पति या जानवरों में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलती है। यहाँ ज़्यादातर घोड़े जो है वो पाए जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ नाम दे रखे हैं विश्व में जो अलग अलग शीतोष्ण घास के मैदान हैं, उनके नाम यहाँ पर देखेंगे। और इनमें से काफ़ी सारे मैदान जो हैं वो काफ़ी बार परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। पुस्ताजी जो है ये हंगरी के मैदान होते हैं। पंपास अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाए जाते हैं। वेल्ड जो है ये दक्षिण अफ्रीका के मैदान है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। कैंटरबरी न्यूजीलैंड में है। और स्टेपीज जो हैं ये रसिया में है, रूस में। मैच करना है आपको, कुछ मरुस्थलों के नाम हैं और वे किस देश में अवस्थित हैं, पहले से ही मैंने इसको मैच कर रखा है। तो सोनोरन जो मरुस्थल है यूएसए में है। तकला मकान ये चाइना में है। काराकुम मरुस्थल ये तुर्कमेनिस्तान में है। गिब्सन जो है ऑस्ट्रेलिया में है। निम्नलिखित कॉफ़ी उत्पादक देशों को उनके कॉफ़ी उत्पादन की मात्रा के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। 2016 में ये जो है 2016 के आधार पर ये डाटा जो है पूछा गया था। 2018 के पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं, याद रखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो
डेटा उस टाइम पे था वही आज भी है, और मैंने आपको जो भी क्रॉप प्रोडक्शन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो मैंने आपको पहले बता दी हैं। तो यहाँ पर ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन इसकी रखी है ये आज के हिसाब से बिल्कुल अपडेटेड है, ठीक है। आज की डेट में जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उस हिसाब से ये बिल्कुल अपडेटेड है, इसमें आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वर्तमान में भी विश्व में अग्रणी कॉफ़ी उत्पादक देश जो हैं वो ब्राज़ील, वियतनाम और कोलंबिया है। सबसे पहले स्थान पर ब्राजील, दूसरे स्थान पर वियतनाम, तीसरे स्थान पर कोलंबिया। भारत की रैंकिंग अगर देखेंगे हम कॉफ़ी के प्रोडक्शन में तो 8वीं है। स्वेज नहर के बन जाने के बाद भारत और यूरोप के बीच की जो सामुद्रिक दूरी है उसमें कितनी कमी आई है, तो 7,000 किलोमीटर की जो दूरी है वो कम हो गई है। निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनकी स्थापना के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से अपने सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये कुछ भारतीय मौसम मुख्यालयों के नाम हैं: नई दिल्ली, कोलकाता, शिमला और पुणे, ठीक है। तो इनकी ईयर मैंने यहाँ पे लिख दी है पहले से ही। नई दिल्ली वाला जो 1944 में स्थापित हुआ, पुणे में 1928 में, शिमला में 1905 में और कोलकाता में 1889 में। कुछ अतिरिक्त जानकारी और यहाँ से देखिए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 में हुई थी। हेनरी फ्रांसिस ब्लमफोर्ड को जो है इस विभाग में पहले रिपोर्टर के रूप में नियुक्त किया गया था। यह विभाग 27 अप्रैल 1949 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन का सदस्य भी बना। वर्तमान में डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा मौसम विज्ञान के डीजी हैं, महानिदेशक हैं। और इस विभाग के 6 रीजनल कार्यालय हैं, रीजनल ऑफिसेज हैं: चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, नागपुर और नई दिल्ली, ठीक है। कौन सही नहीं है? पहला है काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है। दूसरा है क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, ये भी सही है। काली मिट्टी में आर्द्रता या नमी धारण करने की क्षमता जो होती है वो उच्च होती है, ये भी सही है। काली मिट्टी हिमालयन क्षेत्र में पाई जाती है, ये कथन जो है गलत है। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये काली मिट्टी से जुड़ा हुआ प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। अगर आपने अब तक जो मैंने 21-22 पेपर अब तक आपको कराए हैं ये सभी आपने देखे होंगे, तो आपको पता होगा कि काली मिट्टी या जितनी भी प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं उनको मैं आपको उनसे जुड़ी हुई जो भी जानकारी है वो अब तक आपको मैं काफ़ी विस्तार से प्रोवाइड करा चुका हूँ। काली मिट्टी आमतौर पर डक्कन ट्रैप जो है वो तो वहाँ पे पाई जाती है, जो उत्तर पश्चिम दक्कन के पठार में फैली हुई है, और लावा प्रवाह से इस मिट्टी का जो है निर्माण होता है। काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी जो है ये महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठारों और गोदावरी और कृष्णा घाटियों के साथ दक्षिण और पूर्व दिशा में पाई जाती है। मैकमोहन रेखा ये किन देशों के बीच की रेखा है, सीमा रेखा है? तो ये भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? तो ये मिसिसिपी नदी जो है इसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है, याद रखेंगे। कुछ अतिरिक्त जानकारी, मिसिसिपी नदी जो है ये पक्षी के पैर के आकार का डेल्टा बनाती है। ये यूएसए में बहती है, ये मिनेसोटा में इटास्का झील से निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी में जो है गिर जाती है। यह दुनिया की चौथी सबसे लंबी नदी प्रणाली है जिसमें मिसौरी और जेफरसन नदियां भी शामिल हैं। डेल्टा जो है एक नदी की विशेषता है, यह नदी के निचले हिस्से का एक महत्वपूर्ण जो है पार्ट माना जाता है। डेल्टाओं के प्रकारों को देखें तो जैसे एक आर्किड डेल्टा होता है, ठीक है। ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा की तरह पंखे के आकार का डेल्टा होता है। पक्षी के पैर जैसा डेल्टा जिससे संबंधित ये प्रश्न भी था, ये आकार में पक्षी के पैर की तरह होने के कारण ये नाम इसको दिया गया है। ये नदी के पानी द्वारा महीन सामग्री यानी जो छोटे छोटे मिट्टी के कण होते हैं उसके जमाव के कारण बनते हैं, जैसे मिसिसिपी डेल्टा जो कि आपका प्रश्न भी इससे संबंधित था। पुच्छल डेल्टा होता है जब जो तलछट होती है पानी के साथ, जैसे नदियाँ जो मिट्टी के कणों को जो है बहा करके लाती हैं, तो जब वो तलछट होती है उसकी वो सीधी रेखा में जब जमा होने लग जाती है तो उससे पुच्छल डेल्टा का निर्माण होता है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर, ये दोनों इसके कारण हैं, ए और बी। निम्न में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक सबसे पहले विकसित किया गया था? तो ये जो है यूएनडीपी के द्वारा विकसित किया गया था। यहाँ पे देखेंगे हम जो भी यहाँ पर संस्थाओं के नाम दे रखे हैं उनसे जुड़ी हुई जानकारी, उनके मुख्यालय कहाँ कहाँ पर हैं। यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। आईएमएफ का जो हेड ऑफिस है वो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। यूनिसेफ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है और अंकटाड का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो आप सभी जानते हैं मनरेगा है, और मनरेगा के बारे में विस्तार से जानकारी आपको पिछले पेपर्स में दी जा चुकी है। निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? तो आय की विषमता का जो मापन है वो लॉरेंज वक्र के द्वारा या लॉरेंज कर्व के द्वारा किया जाता है।
निम्नलिखित राज्यों में से कौन आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर है लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? तो इन चारों स्टेट्स में से हरियाणा के साथ में ये संयोग होता है। हरियाणा लिंगानुपात के आधार पर अंतिम स्थान पर है। जनगणना 2011 के अनुसार इसका जो लिंगानुपात है प्रति 1000 पुरुषों पर 879 है। ठीक है, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर हरियाणा में महिलाओं की जो संख्या है वो 879 है। केरल में जो लिंगानुपात है वो सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1084 दर्ज की गई है अकॉर्डिंग टू सेंसस डाटा ऑफ 2011। अन्य राज्यों का जो लिंगानुपात हम देखेंगे जो ऑप्शन में दे रखे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे मध्य प्रदेश का जो सेक्स रेशियो है वो 931 है। महाराष्ट्र का देखेंगे तो 929 है और वेस्ट बंगाल का 950 है। निम्नलिखित करों में से कौन सा कर ग्राम पंचायत के द्वारा लगाया जाता है? तो स्थानीय मेलों पर जो कर लगाए जाते हैं वो ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र में कर लगा सकती है। इन करों में कौन कौन से कर शामिल हैं, यहाँ से हम देखेंगे। ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित दर पर जो सेवा कर होता है वो लगाया जा सकता है। गाँव में या उसके आसपास जो मेले आयोजित किए जाते हैं उनके लिए शुल्क जो है ग्राम पंचायत जो है वो ले सकती है। कृषि भूमि पर कर भी इसमें शामिल है। पंचायती राज संस्थान 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा स्थापित हुआ। ये एक ग्रामीण स्वशासी निकाय है। पंचायतों से संबंधित कुछ समितियां जो अक्सर करके पूछी जाती हैं उनको भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, जैसे बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977। हालांकि इन समितियों के बारे में जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो मैं पिछले पेपर्स में भी कर चुका हूँ, लेकिन समय समय पर जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और अक्सर करके जिनका रिपीटेशन होता रहता है उनको मैं यथास्थान पर मैं जो है ऐड कर देता हूँ। हनुमंत राव समिति 1983, जी वी के राव समिति ये 1985, एल एम सिंघवी समिति 1986, पी के थुंगन समिति 1989 और हरलाल सिंह खर्रा समिति 1990। बिक्री कर जो है जो उसमें दे रखा है ऑप्शन में, ये राज्य सरकार लगाती है, ये ग्राम पंचायत के द्वारा नहीं लगाया जाता है। भारत में निम्नलिखित 5 वर्षों की योजना जो है वो किसका मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि था? मतलब यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाओं की बात हो रही है और पंचवर्षीय योजनाओं में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था संपोषणीय वृद्धि? तो वो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। 5 ईयर प्लान भी आपको डिटेल में पिछले पेपर्स में मिल जाएंगे जिनको मैं ऑलरेडी आपको कवर करा चुका हूँ। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 के अनुसार वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो क्या है? तो ये 2015-16 का डाटा है 2.4 थी। अभी यहाँ पर हम देखेंगे NFHS 5 के अनुसार देखेंगे यहाँ पे हम तो NFHS 4 और 5 के मध्य राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल लेवल पर जो TFR है वो 2.2 से घट करके अब कितनी हो गई है? 2.0 हो गई है। भारत में केवल 5 राज्य ऐसे हैं जो 2.1 प्रजनन क्षमता के प्रतिस्थापन स्तर से ऊपर है। ये कौन कौन से राज्य हैं? बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर। देश में बिहार और मेघालय में जो प्रजनन दर है वो सबसे ज़्यादा है, जबकि सिक्किम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुल प्रजनन दर 1992-93 के प्रति महिला 3.7 बच्चों से घट करके 2019 से 21 के समयावधि में 2.1 बच्चे हो गई है। और शहरी क्षेत्रों की बात करेंगे तो महिलाओं में कुल प्रजनन दर 1992-93 में कितनी थी? 2.7 थी प्रति महिला, और जो कि 2019 से लेकर के 21 की जो समयावधि है वहाँ पर कितनी हो गई है? 1.6 हो गई है। भारत में नगरीय क्षेत्रों में BPL परिवारों की पहचान के लिए निम्न में से कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो हाशिम समिति जो है इससे संबंधित है। योजना आयोग ने शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान के लिए विस्तृत कार्यप्रणाली की सिफारिश करने के लिए प्रोफेसर SR हाशिम की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह या एक समिति का गठन किया। हाशिम समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 24 दिसंबर 2012 को योजना आयोग को सौंप दी थी। हाशिम समिति ने शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान करने के लिए 3 चरण की जो पहचान प्रक्रिया थी उसकी सिफारिश की थी। ऑप्शन में जो लकड़ा वाला समिति दे रखी है ये प्रयुक्त कैलोरी सेवन विधि के आधार पर जो है गरीबी का मापन करती है। इसके आधार पर ये कहा गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो व्यक्ति 2400 कैलोरी ले रहा है वो गरीब नहीं है, और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी
जो ले रहा है वो गरीब नहीं है। तो कैलोरी के आधार पर गरीबी का निर्धारण लकड़ावाला समिति क्या था, लकड़ावाला समिति ने किया था। अब यहाँ पे देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी दे रखा है ज़्यादा कैलोरी, और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी। ये क्यों रखा गया था? क्योंकि ऐसा माना जाता है ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो श्रम ज़्यादा करते हैं, तो श्रम के आधार पर उनको ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत होती है। तेंदुलकर समिति की स्थापना 2005 में हुई, और ऑप्शन में आपकी डॉक्टर NC सक्सेना समिति दे रखी है। ये किससे संबंधित थी? इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा BPL जनगणना के लिए उपयुक्त पद्धति पर सलाह देने के लिए स्थापित किया गया था। इसको गरीबी आकलन के लिए स्थापित नहीं किया गया था। ठीक है, तो इसका गरीबी के आकलन से कोई संबंध नहीं है। हालांकि 21 अगस्त 2009 को विशेषज्ञ समूह के द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई थी उसमें यह उल्लेख किया गया है कि BPL स्थिति के जो हकदार लोग हैं उनका प्रतिशत कम से कम 50% तक संशोधित किया जाना चाहिए। समिति ने राज्य स्तर के गरीबी अनुमानों में भी समानुपातिक वृद्धि का सुझाव दिया है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत आता है? तो ये पुराना डेटा है, आज के हिसाब से इसको आपको नहीं देखना है। हम ISFR 2021 के डाटा के अनुसार चीज़ों को अपडेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि ये जो रिपोर्ट है, ठीक है, ये किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये जो है भारतीय वन सर्वेक्षण यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रकाशित की जाती है। भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून द्वारा वर्ष 1987 से वन आवरण का द्विवार्षिक यानी हर 2 वर्ष पर ये रिपोर्ट जो है प्रेजेंट की जाती है। तो इसका हर 2 वर्ष पर 1987 से लगातार आकलन किया जा रहा है, और इसके निष्कर्ष जो होते हैं वो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR में प्रकाशित किए जाते हैं। ISFR 2021 के आकलन के अनुसार भारत का कुल वन और वृक्षावरण जो है वो 8,09,537 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, और देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का ये कितने प्रतिशत है? 24.62% है। यह ISFR 2019 के मूल्यांकन की तुलना में 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि और वन संरक्षण प्रयासों में सकारात्मक प्रगति का संकेत देता है। यानी 2019 की जो रिपोर्ट थी और 2021 की जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर अगर हम देखेंगे तो 2019 की तुलना में 2021 में 2261 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है वृक्षावरण वनावरण में। भारत में बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया गया? काफ़ी बार पूछा गया है, 1973 में। निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवोम, जीवोम नहीं है ये, जीवोम है, याद रखेंगे। मानव जनित जीवोम का उदाहरण कौन सा है? फसली भूमि। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? तो कंगारू चूहा जो है वो सबसे ज़्यादा समय तक जो है बिना पानी के रह सकता है। कंगारू चूहों को पानी पीने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, वे सूखे बीजों से उपापचयित पानी पर जीवित रहते हैं। इनका जो साइंटिफिक नेम होता है वो डिपोडोमिस होता है, याद रखेंगे। भारत का पहला नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में स्थित है? तो ये जामनगर में है। डच ग्राम राष्ट्रीय उद्यान ये किससे संबंधित है? तो इसमें कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। ठीक है, कस्तूरी मृग के लिए जाना जाता है डची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान। जम्मू कश्मीर में है, और जम्मू कश्मीर के डची ग्राम के अलावा जम्मू कश्मीर में जो और राष्ट्रीय उद्यान है उनके नाम भी आप याद रखेंगे। काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान ये भी जम्मू कश्मीर में, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान ये भी वहीं पे है, और सलीम अली जो शहरी वन राष्ट्रीय उद्यान है ये भी वहीं पर है। खंग चैंद जोंगा राष्ट्रीय उद्यान ये सिक्किम में है, ये भी कस्तूरी मृग के लिए संरक्षण पार्क के रूप में अपना स्थान रखता है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। 2023 का थीम आपको यहाँ पे याद रखना है। 2023 का थीम क्या है? फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी 2023 के अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम है। ऑप्शन में जो अन्य तिथियां दे रखी हैं 22 मार्च, 23 जून, 16 अप्रैल, ये किन किन दिवसों से संबंधित हैं ये भी मैंने यहाँ पे आपके लिए अपडेट कर दिया है। तो यहाँ से देखेंगे विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 2023 की जो थीम है वो क्या है? जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना, एक्सेलरेटिंग चेंज। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 2023 की जो थीम है वो क्या है? लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। 2023 की जो थीम है वो लेट्स मूव है, और 16 अप्रैल को मनाया जाता है आपका विश्व आवास दिवस। और 2023 के लिए जो इसकी थीम है वो है रेजिलिएंट अर्बन इकोनॉमीज,
सिटीज़ एज ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ एंड रिकवरी, ये 2023 की थीम है विश्व आवास दिवस के लिए। निम्न में से कौन सा जो टर्म है वो मिट्टी से संबंधित है? तो एडेफिक जो है ये मिट्टी से संबंधित है। बाकी क्लाइमेटिक जो है ये जलवायु को संदर्भित करता है। बायोटिक ये भी मिट्टी से संबंधित नहीं है। टोपोग्राफी ये भी मिट्टी से संबंधित नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं एडेफिक की बात की गई है। एडेफिक कारक किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले भौतिक या रासायनिक मिट्टी की संरचना से संबंधित अजैविक कारक होते हैं, इन्हीं को एडेफिक कहा जाता है। उदाहरण के लिए बहुत क्षारीय मिट्टी जो होती है वो एक एडेफिक कारक हो सकती है, जो किसी क्षेत्र में उगने वाले पौधों की विविधता को सीमित करने का काम करती है। निम्न में से किसमें ओजोन की सबसे ज़्यादा सांद्रता मिलती है? तो ये स्ट्रेटोस्फियर में मिलती है। रिपीटेड क्वेश्चन है। ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? तो देखिए, जो ग्लोबल वार्मिंग है, वैश्विक तापन या वैश्विक ऊष्मन जो है उसकी वजह से चक्रवातों की संख्या बढ़ी है, तूफानों की संख्या बढ़ी है, बवंडर्स की भी जो संख्या है वो बढ़ी है। तो ये सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्ववासन संरक्षण, जिसको क्या कहा जाता है? इन सीटू। ठीक है, कभी कभी हिंदी के टर्म जो ऐसे आ जाते हैं क्योंकि ये सीधा अंग्रेजी में पेपर बनाते हैं फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देते हैं, तो थोड़ा सा हिंदी की जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सी ऐसी हो जाती है, उसको समझने में कभी कभी दिक्कत हो जाती है। तो स्ववासन संरक्षण ये अगर समझ में नहीं आए तो इन सीटू याद रखेंगे, जो कि आपने पढ़ा भी होगा बुक्स में। तो कौन स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर चार ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। जैव मंडलागार, वानस्पतिक बाग, राष्ट्रीय उद्यान या पवित्र उपवन। तो इसमें से वानस्पतिक बाग जो है वो इंस्टीट्यू से संबंधित नहीं है। इंस्टीट्यू संरक्षण क्या है? ये सभी जीवित प्रजातियों, विशेष रूप से जंगली और लुप्तप्राय प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास और पर्यावरण में संरक्षित करने के तरीके होते हैं। जैव विविधता के इन सीटू संरक्षण में जीव मंडल भंडार, राष्ट्रीय उद्यान, पवित्र ग्रोव, वन्यजीव अभ्यारण्य ये सभी शामिल किए जाते हैं। ये बड़े निवास क्षेत्र के कारण पशु प्रजातियों को अधिक गतिशीलता प्रदान करने का काम करते हैं। विकास और अनुकूलन की प्रक्रिया के माध्यम से प्रजातियों के गुणन में भी जो है इन सीटू संरक्षण मदद करता है। अब एक इन सीटू संरक्षण होता है, एक एक्स सीटू संरक्षण होता है। ये क्या होता है? ये कृत्रिम आवासों में सभी जीवित प्रजातियों को संरक्षित करने के तरीके होते हैं जो उनके प्राकृतिक रहने वाले आवासों को दर्शाते हैं। जैव विविधता के इस संरक्षण में एक्वेरियम, वानस्पति उद्यान, क्रायो प्रिजर्वेशन, डीएनए बैंक, चिड़ियाघर आदि शामिल हैं। तो इन शॉर्ट में अगर इसको समझने के लिए याद रखेंगे तो कैसे याद रखेंगे? इन सीटू संरक्षण जो है वो प्राकृतिक आवासों से संबंधित है और एक्स सीटू संरक्षण जो है वो कृत्रिम आवासों से संबंधित है। जैसे एक्वेरियम होता है, लोग घरों में भी रखते हैं। वनस्पति उद्यान जो होते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन होते हैं, डीएनए बैंक बनाए जाते हैं, चिड़ियाघर बनाए जाते हैं। तो चिड़ियाघर ये प्राकृतिक चीज़ें तो नहीं होती हैं, डीएनए बैंक प्राकृतिक चीज़ें नहीं है। यहाँ पर जो प्रजातियां हैं उनका संरक्षण किया जाता है। यह छोटे आवास क्षेत्र के कारण जीव को कम गतिशीलता प्रदान करता है, ये इसकी विशेषता है। क्योंकि जो भी कृत्रिम चीज़ें होती हैं वो प्राकृतिक चीज़ों की अपेक्षा सीमित होती हैं, उनका क्षेत्रफल भी सीमित होता है, आवास क्षेत्र भी कैसा होता है? कम होता है। तो इसलिए जो प्रजातियां हैं या जीव हैं उनकी गतिशीलता जो होती है वो कम होती है। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी की रक्षा कौन सी गैस करती है? ओजोन करती है। सामान्य सा प्रश्न है। नॉर्मन बोरलॉग, ये भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। इनको किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था? तो शांति का नोबेल इनको मिला था। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ देंगे रेनेटिंग का संबंध पनीर से है, जैव प्रौद्योगिकी प्लाज्मिड से संबंधित है, गोल्डन चावल विटामिन ए का स्रोत होता है, ओजोन परत ट्रोपोस्फियर में नहीं पाई जाती है, ये गलत है। कौन सही सुमेलित नहीं है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका में है, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य ये असम में है, पेरियार ये केरल में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश में नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे जेवी नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है? तो जेवी नार्लिकर के अनुसार अभी तक ज्योतिष को जो है विज्ञान की जो विज्ञान का दर्जा है वो नहीं दिया गया है। निम्नलिखित में से किसका आविष्कार विलियम रॉन्टजन द्वारा किया गया था? तो एक्सरे मशीन का आविष्कार इन्होंने किया था। और बाकी की ये सारी चीज़ें हैं, इनके बारे में प्रश्न पहले भी पूछे जा चुके हैं। बल्ब एडिशन ने बनाया, रेडियो मार्कोनी ने बनाया। डीएनए की जो द्विकुंडलिनी संरचना है ये किसके द्वारा दी गई थी? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, वाटसन और क्रिक के द्वारा दी गई थी। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है? तो एक्स किरणों की ऊर्जा जो है वो सबसे ज्यादा होती है। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ अतिरिक्त जानकारी। गामा किरणों में सबसे अधिक ऊर्जा, सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य और सबसे अधिक आवृत्ति होती है। दूसरी ओर रेडियो तरंगों में सबसे कम ऊर्जा, सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य और किसी भी प्रकार के जो विकिरण की सबसे कम आवृत्ति होती है। उच्चतम से निम्नतम ऊर्जा के क्रम में अगर देखें
तो स्पेक्ट्रम के वर्गों का जो है वो नाम दिया गया है। जैसे सबसे आगे होती हैं गामा किरणें, फिर एक्स किरणें, फिर पराबैंगनी विकिरण, फिर दृश्यमान प्रकाश, फिर अवरक्त विकिरण और फिर रेडियो तरंगे। क्योंकि गामा किरणें ऑप्शन में आपके में नहीं दे रखी हैं, तो इसके बाद में किसका स्थान आता है? गामा किरणों के बाद में एक्स किरणों का आता है। तो ये आपका जो है राइट आंसर था। मीथेन निम्न में से किससे निकलती है या उत्सर्जित होती है? तो धान के खेतों में भी मीथेन जो है उत्सर्जित होती है, और दीमक की जो बाम्बी होती है उससे भी मीथेन का उत्सर्जन होता है। तो दोनों ऑप्शन जो है सही है, ए और बी। निम्नलिखित तत्वों में से कौन एक अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है? तो सिलिकॉन जो होता है वो एक सेमीकंडक्टर होता है, काफी बार पूछा गया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे तो देखो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है, 2 प्रकार की समानताओं की बात की गई है और भाईचारे या भ्रातृत्व की बात की गई। तो ये जो है पहला वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ से सही है, और इसको डिटेल में हम पिछले पेपर्स में भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए का उम्मीदवार कौन था? सुश्री मीरा कुमार। नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष या उपसभापति कौन था? अरविंद पनगड़िया थे। निम्न में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला स्टेट था? आंध्र प्रदेश था। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सामान्य से प्रश्न है जो 2018 के पेपर में पूछे गए थे। इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी यहाँ से देखते हैं। आंध्र प्रदेश के तेलुगु भाषी क्षेत्र का गठन 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास राज्य से किया गया था, मतलब मद्रास राज्य से ही अलग हुआ था तेलुगु भाषी क्षेत्र जो था। कुर्नूल आंध्र राज्य की राजधानी थी उस समय पर, और टी प्रकाशम आंध्र राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। वर्ष 1952 में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्रीरामुलु, इन्होंने अनशन करी थी भाषाई आधार पर अलग राज्य के गठन के लिए, और इस अनशन के कारण जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, और कहीं ना कहीं यही जो है आंध्र राज्य के निर्माण के लिए एक कह सकते हैं बेस बनाने का काम जो है इन्होंने किया था। 1 नवंबर 1956 को आंध्र राज्य का पहले से स्थापित हैदराबाद राज्य के तेलुगी भाषी क्षेत्रों के साथ में विलय कर दिया गया। नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने, और 1956 में हैदराबाद नए आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी बनी। निम्न में से कौन एक संवैधानिक संस्था है? तो नीति आयोग जो है ये एक संवैधानिक संस्था है, क्योंकि संविधान में इसका किसी भी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। बाकी की जो आपकी यूपीएससी है या आपका वित्त आयोग है, निर्वाचन आयोग है, ये संवैधानिक संस्थाएं, संवैधानिक मतलब जिसका संविधान में जिक्र किया गया है या प्रावधान है, वो संवैधानिक संस्थाएं हैं। संवैधानिक मतलब जो संविधान से अलग है। नीति आयोग की बात करते हैं, काफ़ी बार इसके बारे में मैंने जानकारी आपको दी है। योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 को एक नई संस्था द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था। नीति मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, पहले इसको योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। इसमें अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार के दृष्टिकोण की परिकल्पना करने के लिए बॉटम अप दृष्टिकोण पर जोर दिया गया था, जो सहकारी संघवाद की भावना को प्रतिध्वनित करता था। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? जनरली इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जो वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। शासी परिषद जो होती है उसमें जो काउंसिल होती है, इसकी जो परिषद होती है उसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के जो उपराज्यपाल होते हैं वो शामिल होते हैं। ऑप्शन में यूपीएससी दे रखा था, तो यूपीएससी जो है एक संवैधानिक निकाय है जो देश में विभिन्न परीक्षा आयोजित कराने के लिए अधिकृत है। यूपीएससी में एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी, इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है कि अपडेटेड है कि नहीं है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। संघ लोक सेवा आयोग का संबंध जो अनुच्छेद, संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो 315 से लेकर के 323 तक हैं, जिसमें इसकी विभिन्न प्रकार की जानकारियां दी गई हैं। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के नियम और शर्तें संघ लोक सेवा आयोग सदस्य विनियम 1969 के द्वारा शासित होती है। अनुच्छेद 315 प्रत्येक राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान करता है। फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग जो होता है, ये संघ और राज्य सरकारों के बीच में कुछ राजस्व संसाधन जो होते हैं उनके आवंटन के उद्देश्य से बनाया गया एक संवैधानिक निकाय है। यह भारतीय राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित किया जाता है, और केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए भी इसकी जो है बड़ी इंपॉर्टेंस है। गठन इसका जो हुआ था सबसे पहले वो 1951 में हुआ था। सरकारी आयोग ये जो है काफ़ी बार पूछा गया है। सरकारी आयोग की संस्तुतियाँ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो केंद्र राज्य संबंधों से जुड़ा हुआ है आपका सरकारी आयोग।
सबसे पहले संसदात्मक सरकार किस देश में स्टार्ट करी गई थी? तो ये ग्रेट ब्रिटेन, यूके में। इसी को संसद की जननी भी कहा जाता है। संसदात्मक सरकार की आधुनिक अवधारणा ग्रेट ब्रिटेन में 1700 से 1800 के बीच में उभरी थी। इसके समसामयिक देखा जाए, इसके समकालीन देखा जाए तो स्वीडन में 1721 से 1772 के बीच संसदीय प्रणाली बनाई गई। भारत ब्रिटिश सरकार से प्रभावित था और उसने सरकार के संसदीय स्वरूप को अधिग्रहित किया। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? तो एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन के लिए संस्तुति करने के संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार माना जाता है। ठीक है। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो ये भाग 2 में दे रखे हैं, और आपने देखा होगा पिछले पेपर में भी मैंने आपको नागरिकता से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी थी, अनुच्छेद थे, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक, वो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन आपको कर दी थी। इसी वजह से मैंने यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं रखी है। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद जो है वो किस तरीके से संशोधन कर सकती है? तो अपने सदस्यों के साधारण बहुमत के द्वारा इस संबंध में कोई भी जो संशोधन है वो किया जा सकता है। ठीक है। इससे जुड़ी हुई कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, 8वीं अनुसूची और उससे जुड़े हुए जो संवैधानिक प्रावधान है उनसे जुड़ी हुई चीज़ें देखते हैं। भारतीय संविधान का भाग आपका 17 जो है वो अनुच्छेद 343 से 351 में आधिकारिक भाषाओं से जुड़ी हुई जानकारी आपको देने का काम करता है। आर्टिकल 344 की बात करेंगे तो 344(1) में संविधान के प्रारंभ से 5 साल की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 351 की बात करेंगे तो ये हिंदी भाषा के प्रसार के लिए, इसे विकसित करने के लिए जो है जो प्रावधान है वो बताता है, ताकि भारत की समग्र संस्कृति के सभी तत्वों के लिए ये जो हिंदी भाषा है हमारी अभिव्यक्ति का एक माध्यम बन सके। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं, जिनके नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। इन भाषाओं में से 14 को स्टार्टिंग में ही संविधान में शामिल कर लिया गया था, बाद में जो है 8 भाषाएं जोड़ी गई। और वो कैसे कैसे जोड़ी गई, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न कई बार बन जाता है। 1967 में 21वां संशोधन अधिनियम हुआ और इसके द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। और 1992 में हुआ आपका 71वां संशोधन, इसके द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। और 2003 में हुआ आपका 92वां संशोधन, जिसके द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जो है भाषाओं की सूची में जोड़ दिया गया। ठीक है। तो क्योंकि मैं इस पेपर को 2 भागों में डिवाइड करके आपको प्रोवाइड करता हूं, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। 70 प्रश्न हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए, बचे हुए जो प्रश्न हैं इसके वो इसके नेक्स्ट पार्ट में आज ही आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।